हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज से जो है हमारा 10th का क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमने कल जैसे बताया था कि इसमें हम सारे सब्जेक्ट का सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो देखिए, मैथ से शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएँ हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, अब देखिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो आप लोग के साथ आपके बैचमेट्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे हमने नंबर सिस्टम में लिखे हैं कि प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या जितना भी है, 1, 2, 3, 4 से इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा वो पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो वो 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो वो 0 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप लोग को ऐसे पता ही होगा, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं गाइस, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, उतना टाइम दे नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब जितना भी आपका संख्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी संख्या है, 0, सारा क्या है आपका? ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जैसे -1, 0, +1 से इधर इन्फिनिटी माइनस तक, इधर प्लस इन्फिनिटी तक, सारा क्या है आपका? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? देखिए ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें। ठीक है, जहाँ पे q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि 2/3, 4, 5, 1/2, ये सब क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q पर नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √5, ये सब क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लोग को डेफिनेशन तो ऐसे पता ही होगा, हम लोग बस ऐसे बता रहे हैं थोड़ा सा ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से, स्वयं से और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। जैसे कि 4, देखिए 4 क्या है? ये 1 से भी विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, और 4 स्वयं। 4 स्वयं का मतलब हुआ 4, मतलब उस नंबर से भी क्या हो? ये डिविजिबल हो, यानी कि डिवाइड हो जाए। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इट मीन्स, इसका मतलब है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे। जैसे 2, 2 क्या है? 1 से कटेगा, या स्वयं मतलब 2 से ही कटेगा, तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ये वो क्या हो गया? अभाज्य संख्या। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जिसको हम 2 से पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 2, 4, ये सब क्या है? एक सम संख्या है, जिसको हम 2 से क्या कर सकते हैं? कि पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2 से विभाजित करेंगे, इसका जो शेषफल निकलेगा वो 0 निकलेगा। तो ये क्या होगा? सम संख्या। विषम संख्या क्या होगा गैस? कि विषम संख्या वो संख्या जिसको हम 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सके। जैसे 3, 5, इसको अगर 2 से विभाजित करें क्या होगा? इसका शेषफल 1 बच जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, वो संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या से। देखिए वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? पहले उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जितने भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, तो सारे को क्या करिए? समूह को एक साथ मिला दीजिए, तो वो वास्तविक संख्या का परिवार बन जाता है। ठीक है, आप लोग इतना इतना डेफिनेशन काफ़ी है। डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछते हैं कभी भी एग्जाम में। इस पे इसके अंदर जो भी चैप्टर के अंदर जो भी सवाल आते हैं उसको डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें क्या क्या कंसेप्ट है जिसको हमको जानना चाहिए इस चैप्टर में, उतना हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहें। देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है इस चैप्टर में, अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? जैसे देखिए 4 है, इसका गुणनखंड हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2 × 2। ठीक है, 6 है, इसका अगर गुणनखंड निकलेगा तो क्या निकलेगा? 2 × 3। ऐसे ही 10 है, इसको गुणनखंड क्या निकलेगा? 2 × 5। देखिए तो यहाँ पे जो गुणनखंड निकला है यहाँ पे, इसको ही इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। जैसे
बोला जाए कि क्वेश्चन में कि 8 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 से यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला 8 का 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या है अभाज्य गुणनखंड है। इस 8 जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट आता है HCF और LCM का। अब देखिए मॉसो और लॉसो हिंदी में इसको बोलेंगे कि कैसे भी किसी संख्या का हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 का और 6 का। ठीक है, 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 2। ठीक है, और 6 का क्या होगा 2 गुना 3। देखिए यहाँ पे क्या है 2 का पावर 2 और यहाँ क्या है 2 का पावर 1 गुना 3 के पावर 1। ठीक है, यहाँ पावर कैसे लिख रहे हैं तो 2 कितने बार आया है 2 बार, और यहाँ पे इसलिए 2 का पावर 2 हो गया। 2 कितने बार है 1 बार है, और 3 कितने बार है 1 बार है, इसलिए 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। अब देखिए इसका जैसे बोले हमको HCF क्या होगा या मॉसो क्या होगा, तो HCF निकालने के लिए इसका HCF कैसे निकालेंगे, HCF जिसको मॉसो ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या होगा HCF, देखिए इसमें दोनों जो संख्या है उन दोनों संख्याओं में ढूंढेंगे कि कौन सा फैक्टर मतलब कौन सा गुणनखंड दोनों में सेम है। जैसे 2 आया हुआ है, यहाँ भी 2 है, तो 2 दोनों मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए इसके बाद 2 ही है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसको यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 क्या दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखेंगे दोनों में जो मिला है उसमें उसका जो संख्या जैसे 2 मिला है, 2 का किस में पावर सबसे कम है, मिनिमम है। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो मिनिमम पावर लेंगे। मिनिमम क्या है 2 और 1 में 1 मिनिमम है, इसका पावर 1 हो जाएगा। मतलब इसका जो मॉसो निकला है वो 2 निकला है। HCF कितना निकला 2 निकला है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए LCM कैसे निकालेंगे, LCM बोला जाए कि LCM क्या होगा, मतलब लॉसो इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लॉसो लिखता है हिंदी में। ठीक है, देखिए LCM कैसे निकालेंगे, इनके गुणनखंड में देखेंगे दोनों का क्या क्या टर्म आ रहा है, क्या क्या नंबर आ रहा है। जैसे 2 आया है, 3 आया है, कुछ और तो कुछ और भी लिखते, तो 2 भी आया है 3 भी आया है। अब चेक करेंगे कि जो 2 है ये 2 जो निकला है यहाँ पे गुणनखंड, ये दोनों संख्या में किस में सबसे ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम पावर किस में है। यहाँ पे 2 कितना बार है 2 बार है, यहाँ पर 2 1 बार है, तो कौन सा लेंगे हम मैक्सिमम लेंगे, यानी 2 का पावर 2 यहाँ पे लेंगे। ठीक है, समझे ये कैसे लिखे हैं, जो मैक्सिमम होगा पावर उसका हम यहाँ पे पावर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 है। ठीक है, इसमें 3 तो नहीं है, 3 यहाँ पर पावर कितना 1 है, इसमें नहीं है 3, मतलब 3 का पावर 0 है, तो 0 और 1 में कौन सा बड़ा है 1 बड़ा है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करके क्या होगा 2 दूनी 4 गुना 3, यहाँ पे 12 निकला है। ये क्या है इसका LCM हो गया। ठीक है, देखिए LCM कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसमें चैप्टर में मतलब सवाल कैसे पूछता है उसको देखते हैं। देखिए जैसे देखिए जैसे कोई 2 संख्या दे देगा। ठीक है, बोलेगा 2 संख्या, जैसे मान लीजिए 6 है और 20 है। ठीक है, ये 2 संख्या है, बोला जाए कि 2 संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, ये 2 संख्या है, इसको बोला गया कि HCF और LCM ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका बना रहे हैं, तो क्या करेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो कैसे होगा 2 2 3 6, मतलब 6 का निकला 2 गुने 3। ठीक है, यहाँ पे बराबर देख के लिखिएगा थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 का क्या निकालेंगे, फिर से अभाज्य गुणनखंड। 20 का क्या होगा 2 गुना 10, फिर 2 से 5, फिर अब नहीं निकलेगा, मतलब 20 का कितना आया 2 गुना 5। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 का पावर 2 गुना 5। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1। ठीक है, समझिए ये कैसे निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए हमको HCF निकालना है, अभी हम आपको सिखाएं HCF कैसे निकालेंगे।
तो एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में गुणनखंड जिसका मिल रहा है, मतलब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 इसमें नहीं है, ठीक है, तो नहीं लेंगे 3 को। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे, मतलब 2 ही होगा। अब देखिए इसमें देखेंगे कि 2 का पावर किस में मिनिमम है, इसमें मिनिमम है 1 ही बार है, इसमें 2 बार है, तो 1 ही लेंगे, ठीक है। मतलब इसका एचसीएफ कितना निकला, 2 निकला, ठीक है। अब एलसीएम का बात करें हम, तो एलसीएम क्या होगा, फिर इसका देखेंगे कि कौन कौन टर्म इसमें गुणनखंड में आया है, जैसे कि 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, तो 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर इसमें देखेंगे कि किस में मैक्सिमम आया है, जैसे 2 का पावर किस में मैक्सिमम है, 3 का पावर किस में मैक्सिमम है, 5 का पावर किस में मैक्सिमम है। 2 का पावर किस में मैक्सिमम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये ज़्यादा है तो ये लेंगे, 2 का पावर 2। 3 का पावर 1 है, इसमें नहीं है, मतलब इसका 1 ही लेंगे, ठीक है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब 1 ही लेंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूना 4 गुना 3 गुने 5 कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 चौके 60, ठीक है, मतलब 60 इसका आ गया एलसीएम, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वहाँ पे तो ऐसे दे देगा कि दो संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ऐसे ही क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और ऐसे पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन में कोई डिफरेंट नहीं है, ऐसे घुमा के पूछ सकता है। हम दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले क्या बोला है कि दो संख्या दिया हुआ है, उसका पहले आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उसके बाद एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को कैसे हम बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पहले एक फार्मूला बताते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे होता है दो संख्याओं का गुणनखंड, देखिए दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल होगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। दो संख्याओं का बोलेगा कि गुणनफल क्या होगा, वो ज्ञात करने के लिए, मतलब दो संख्या गुणनफल, तो इसको HCF और LCM को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका गुणनफल आ जाएगा दो संख्याओं का, ठीक है। देखिए यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, एक 96 है और एक 404 है, ठीक है। अब देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए पहले, तो क्या होगा, 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6 और 2 से 3, कितना 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2 का पावर 5 गुना 3, ठीक है। उसके बाद फिर 404 है, 404 का गुणनखंड निकालिए, कितना होगा 202, 2 से, फिर 2 से 101, कितना हो गया 1 2, 2 का पावर 2 गुना 101, ठीक है। अब देखिए ये निकला है, इस फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि पहले हमको क्या करना है कि पहले हमको HCF ज्ञात करना है। तो HCF कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, HCF निकाल के हम बताए हैं कि दोनों में जो कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है और तो कुछ नहीं है, और दोनों में कॉमन और मिनिमम पावर, मतलब 2 का मिनिमम पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पे 5 है, मिनिमम कौन सा है, 2 है, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, HCF 4 निकला। अब हमको ज्ञात करना है LCM, लेकिन पहले HCF ज्ञात किए, उसके बाद अब LCM। तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, हमको फार्मूला लगाना है, ठीक है, फार्मूला का यूज करके बनाना है। देखिए हम अभी फार्मूला लिखे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्या होता है HCF गुने LCM। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम HCF अभी निकाले हैं 4, ठीक है, LCM हमको निकालना है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। और हम अभी क्या किए हैं कि दो संख्या गुणनफल अभी हम लिखे हैं। देखिए दो संख्या क्या है, 96 और 404, कितना है 96 इंटू 404, दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा HCF
इंटू LCM। यहाँ पर LCM कितना है, HCF कितना है 4, क्या होगा 96 इंटू 404 इक्वल्स टू 4 इंटू LCM। ठीक है, अब यहाँ से LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल 404 डिवाइड बाय 4। ठीक है, इसको कितना होगा 101, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 96। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 96। ठीक है, समझिए कैसे बनाया है हमने, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, HCF और LCM पे ही बेस्ड रहता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे दिखाते हैं कि क्वेश्चन रहेगा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस टाइप क्वेश्चन आएगा। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि यहीं पे दे देता है 4 टू द पावर n, इसी टाइप का। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है। इस टाइप क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए सम संख्या इतना पर 0 समाप्त हो सकती है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए उससे पहले हम मानेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि माना कि दो संख्या, ठीक है, जिसका अंत की अंक 0 है। ठीक है, कि अंक 0 है, मतलब कोई दो संख्या मानेंगे जिसका अंत की दो संख्या जो है वो 0 होगा। ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, जैसे 10 और 100। ठीक है, अब इसका फैक्टर कीजिए, मतलब गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्या होगा 2 गुने 5, इसका क्या होगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, ये होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए जिसके अंत में 0 है उसका फैक्टर देख पा रहे हैं कि 2 या 5 के रूप में आ रहा है, मतलब 2 5 आ रहा है। ठीक है, मतलब जिसके अंत में 0 रहेगा उसका फैक्टर 2 या 5 होगा। ये तो क्लियर है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं 6 टू द पावर n, इसका जो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 गुने 3 टू द पावर n। ठीक है, ऐसे होगा जैसे 2 का पावर 6 का पावर 2 ले लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा 36, और इसको लिखेंगे तो क्या होगा 2 गुने 3 2 गुने 3, इतना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे 6 टू द पावर n का जो फैक्टर है वो 2 और 3 के रूप में आ रहा है। लेकिन जैसे हम अभी देखें हैं कि जैसे कि यहाँ पे जो 0 जिसके अंत में आता है संख्या का उसका फैक्टर 2 5 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 और 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो ये क्लियर है कि ये जो है इसके ये जो संख्या है 6 टू द पावर n, इसके अंत में 0 नहीं आ सकता है। ये तो क्लियर यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं 5 गुणनखंड में मौजूद नहीं है। इसका मतलब 6 टू द पावर n 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है। यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5 से विभाजित नहीं है, इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या
प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक पर 0 समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ा सा जगह कमी हो गया था। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा समझिएगा। तो यहाँ पे संख्या, यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन कि जांच करना था कि जो 6 टू द पावर अंक है उसके अंक लास्ट में जो है 0 आना चाहिए। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, जांच करना था क्या ये होगा, तो इसका क्लियरली आंसर है कि ये नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे हम सिद्ध किए हैं कि दो संख्या माने हैं जिसके अंत में 0 है, जैसे कि 100 और 10 और 100 लिया। ठीक है, इसका गुणनखंड निकालें कितना हो, 2 और 5, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इसका 100 का हुआ। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो जिसके अंत में 0 है उसका गुणनखंड 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम ऐसे इसका अभाज्य गुणन निकाले हैं यहाँ पे, अतः 6 टू द पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 और 3 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब 2 और 3 आ रहा है। यहाँ से स्पष्ट देख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 5 मौजूद नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि ये 5 से डिवाइड नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि जो संख्या है 6 टू द पावर n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए इसके अंत में 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। आपको 3 नंबर या 2 नंबर का जो भी ये रहेगा वो आपको पूरा का पूरा मार्क मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। थ्योरी टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये लास्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये दे देता है। जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख देंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, जैसे क्योंकि इसको p/q ऊपर में नहीं लिख सकते, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हमको सिद्ध करके दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये निश्चित है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे ही आएंगे, √3 √5 + 1 इस टाइप के कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन आएंगे ही कि रूट अपरिमेय संख्या प्रूव करने वाला। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं कि इसके फॉर्मेट क्या है इसको प्रूव करने का। ठीक है, देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हम पहले मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद √2 परिमेय संख्या है, अतः √2 = p/q, जहाँ माना p और q एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा q ≠ 0। ठीक है, इतना हमने माना, ये आपको लिखना होगा। अब सहअभाज्य का मतलब क्या है हम आपको आगे बताते हैं, बस आप लोग धैर्य बना रखिए। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, करने पर क्या होगा, √2 का वर्क करेंगे, p/q का वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, √2 को वर्क करेंगे तो क्या होगा, 2 = p² q²। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2q² = p²। ठीक है, p² = 2q², यही चीज़ दोनों सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो p² है उसका 2 गुणनखंड है, एक 2 और एक q² है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 का क्या होगा, 2 गुना 2, मतलब एक 2 भी गुणनखंड है, एक 2 भी गुणनखंड, ये भी 2 गुणनखंड है। इसी तरह यहाँ पे p² का 2 गुणनखंड है, एक 2 है, एक q² है। मतलब यहाँ पे p² 2 से विभाजित है,
ठीक है, विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, ठीक है। क्या है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। जब देखिए पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। कैसे, अरे सिंपल है भाई, जैसे 4 है, 4 अगर 2 से विभाजित है तो इसका जो हम स्क्वायर करेंगे 16, वो भी तो 2 से विभाजित होगा, समझे। यहाँ पे तो सिंपल है कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 भी क्या होगा, पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 माने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, मान लेंगे कि P इक्वल्स टू 2m, ठीक है, ये हमने क्या किया है, माना P इक्वल्स टू 2m, ठीक है, ये हमने माने हैं। तो क्या होगा, अगर P स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2m का स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, ये जो P स्क्वायर है उसका वैल्यू हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, बैठा देंगे, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, P स्क्वायर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, मतलब q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ, ये समीकरण आपका सेकंड है, ठीक है। समीकरण सेकंड मानिए ना मानिए कोई दिक्कत नहीं है, काम हमको यही समीकरण 1 से ही था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा q है वो 2 और m स्क्वायर से डिविजिबल है, विभाजित है। तो q स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ठीक है। तो q भी क्या होगा हमारा, 2 से विभाजित होगा, विभाजित, सॉरी गाइज, विभाजित होगा, ठीक है, समझे। अरे ऐसे भाई अभी तो बताएं कि क्यू स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर का भी एक 2 से विभाजित हो गया, पी भी 2 से विभाजित हो गया, क्यू भी 2 से विभाजित हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी और क्यू दोनों का कम से कम एक उभयनिष्ठ, घराना नहीं है, उभयनिष्ठ सुन करके बताते हैं क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कि P और Q दोनों का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। थोड़ा लंबा टर्म आ गया ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड, समझाते हैं कि क्या है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए यहाँ पे हमने जो शुरू में माना था कि P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि P और Q का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा, 1 होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक ही गुणनखंड उसका 1 होगा, ठीक है। HCF जिसको बोल सकते हैं HCF इसका 1 होगा, ये दोनों का P और Q का, समझे। तो यहाँ पे हमने माना कि एक ही है, एक ही मतलब 1 ही होगा इसका गुणनखंड, ये माने थे हमने। लेकिन यहाँ पे हमको क्या आ रहा है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ और गुणनखंड 2 आ रहा है, मतलब कि जो हमने विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न हुआ, जो हमने माना था वो तो गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो यहाँ पे हमने जो क्या माना था कि P और Q का एक ही मतलब गुणनखंड 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ रहा है, मतलब हमारा मानना गलत हो गया। जो हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो अब परिमेय संख्या नहीं रहा, वो एक अपरिमेय संख्या हो चुका है, मतलब अपरिमेय संख्या ही है, तो सिद्ध हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत हुई,
√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को लिखना होगा। अगर ये 5 नंबर या 3 नंबर में आए तो उसके बाद ही आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, समझे कैसे करना है? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में, और इसको अच्छे से समझ लिए हैं। इसको एक बार आप लोग खुद से ही ट्राई कीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, उसमें हम आप लोग को बताएंगे इसी टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा चांस तो नहीं है पूछने का। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन बचा होगा तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और इस बार जो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एक क्लास लेंगे, उसमें हम अगले चैप्टर जो करवाएंगे दोनों चैप्टर का मिक्स करके लेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इतना ही आता है, उसके अलावा नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करना मत भूलिए वीडियो को, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है सबको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी लास्ट मोमेंट पे रिवीजन हो जाए, और जो नहीं पढ़ा है उसको पूरा वो पढ़ ले और अच्छा नंबर लाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं।